जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा गुज़र रहा होगा। तो आज बरोज़ हफ़्ता आपको न्यूज़ मिली होगी कि हमारे जो प्रीवियस वज़ीर-ए-आज़म थे, इमरान खान, उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया है तोशाख़ाना केस में। चलें, मार्केट पे कुछ थोड़ा बहुत तो असर हो सकता है, लेकिन अब मेरे ख़्याल में पीटीआई वाले थोड़े सुकून में हैं, थोड़े आराम से कोई भी स्टेप उठाएँगे, तो मार्केट उम्मीद है कि कुछ पॉज़िटिव ही रहेगी। बहरहाल डिप ले सकती है। तो चलिए आज की जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे है। तो आप लोगों ने जो जो शेयर मुझे बताए थे मैंने तकरीबन सारे शेयर्स पे टेक्निकल एनालिसिस रेडी किया है और मुझे इनमें काफ़ी टाइम लग गया है। तो चलिए चलते हैं ज़रा स्टार्ट से। जो भी आपने शेयर बताए थे, सजेस्ट किए थे कि इन पर टेक्निकल एनालिसिस करें, तो ज़रा उन पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो पहला शेयर मेरे पास आ जाता है पीएसओ। तो ज़रा पीएसओ का ज़रा फंडामेंटली भी देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद टेक्निकली भी देखेंगे। तो पीएसओ को अगर देखा जाए तो जो पीएसओ की रेंज है 1 साल की, वो बन रही है 52 वीक्स की जो रेंज है वो बन रही है 98 से लेकर 196 तक। तो ज़रा इसकी 1 मंथ की रेंज भी देख सकते हैं कि 1 मंथ में इसने कितना प्रॉफ़िट दिया है। तो 1 मंथ में ये शेयर हमें 117 से 137 का प्रॉफ़िट दे चुका है। मतलब ये शेयर हमारे पास तकरीबन ₹20 का प्रॉफ़िट दे चुका है। तो अभी भी अगर आप इस शेयर से मज़ीद प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। अगर आप मज़ीद एक्सपेक्ट करते भी हैं तो मेरे ख्याल में 2-3 रुपए 4 रुपए से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर देखें प्रीवियस 1 साल में देखें तो ये एक दफ़ा गया था 192 पे। ठीक है, तो करंटली इस शेयर में रिस्क और प्रॉफिट तकरीबन इक्वल है, 1-1 की रेशियो है। तो मैं तो 1-1 की रेशियो को सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो ज़रा टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं अब। तो करंटली इस शेयर की प्राइस देखी जाए तो 133 पे है और जो प्रीवियस इसकी कैंडल है वो इसे ग्रीन पड़ी है। और बुलिंजर बैंड को अगर देखें तो बुलिंजर बैंड की जो लाइन है इसकी, उसके जो ऊपर अभी कैंडल पड़ी है काफ़ी, तो बुलिंजर बैंड की लाइन तक आने में अभी तक इसे खासा टाइम है। तो बुलिंजर बैंड की जो मिड लाइन है वो 125 पे है। तो अभी करंटली अगर आप कोई इसमें ट्रेड लेना चाहता है, बाइंग करना चाहता है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाइंग करें। अगर बाइंग लेवल बनता था तो वो वहाँ यहाँ पे अब नहीं बनता बिल्कुल भी। बाइंग लेवल अगर आप बनाना चाहते तो आपने यहीं पे बनाना था, या तो आप यहाँ पे बाइंग कर लेते या तो फिर आप इस जगह पे बाइंग कर लेते तो बेहतर रहता। अगर आप अभी बाइंग करना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क मैं तो कभी भी नहीं कहता। आप जब भी रिस्क लें, ट्रेड लें, तो एक बार ज़रूर याद रखें, जो रिस्क हो आपका उसकी जो रेशियो होनी चाहिए 1:1 होनी चाहिए। सॉरी, 1:2 होनी चाहिए। जो रिस्क हो वो आपका 1 हो और जो उसकी रेशियो हो आपके पास वो आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर 2 भी आप 2 को छोड़ें, मैं तो जो ऑलमोस्टली लेता हूँ, मैं जो रेशियो को ज़ीन में रखता हूँ वो 2:5 होती है। आपका जो रिस्क है वो 1 होना चाहिए और जो प्रॉफिट होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड या प्रॉफिट, वो आपकी रेशियो 2.5 होने चाहिए। तो मैं ऐसे शेयर में घुसने से बिल्कुल भी ग्रेज करता हूँ और ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे शेयर में करंटली घुसें। वेट करें, शेयर को जरा नीचे आने दें। ये तो थी मेरी राय कि आप बाइंग करें कि ना करें। एज अ इन्वेस्टर बात करूं, 2-3 महीने के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। जो डे ट्रेडर हैं वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे उन्हें मार्केट में घुसना है, कहाँ पे नहीं घुसना है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई करंटली इसका 67 पे है। आरएसआई ने अभी 80 को तकरीबन 80 को क्रॉस किया था, 78 पे गया था और दोबारा नीचे आया है। तो करंटली मुझे ये शेयर मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मजीद मेरे ख्याल में ये मजीद अब देखें 40 को टच करता है, 41 को टच करता है, 45 को करता है, लेकिन जो मैंने जो इसकी रेजिस्टेंस ड्रा की है 135 और देन 137, 140 और उसके बाद 145 और 146 की तरफ। तो मेरी तो ये टारगेट है, इसकी तरफ जा सकता है, लेकिन मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। तो डाउन ट्रेंड हमें हो सकता है, इसके बाद जल्दी डाउन ट्रेंड मिल सकता है। अगर मार्केट डिप लेती है तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। तो इससे पहले भी इसने 2 डाउन ट्रेंड लिए हैं, तो कल भी बेसिकली एक डाउन ट्रेंड ही था। इतनी अच्छी कैंडल हमारे पास नहीं पड़ी क्योंकि कैंडल की जो स्टार्टिंग थी वो हमारे पास 130 पे थी, तकरीबन 130 पे स्टार्टिंग हुई है और 133 पे उसने क्लोजिंग दी है। तो इतनी अच्छी कैंडल नहीं थी। अगर ये 136-37 पे क्लोजिंग देता तो फिर बहुत अच्छा था, फिर मैं सजेस्ट करता कि आप डे ट्रेडर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टोकेस्टिक की बात की जाए, स्टोकेस्टिक जो है वो अपना डाउन ट्रेंड दिखा तो रहा है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ये शेयर देखे ना, जो भी शेयर होता है वो हमेशा जिग जैग मूवमेंट करता है। कभी भी ऐसा स्ट्रेट ऊपर नहीं चला जाता। ये देखिए जिग जैग मूवमेंट में जा रहा है। तो स्टोकेस्टिक भी करंटली यही सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जब स्टोकेस्टिक था ऊपर गया, दोबारा नीचे आया और
ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है स्टोकेस्टिक का वो सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, और मेरा भी ख्याल यही है। तो अगर जिसके पास है वो कुछ प्रॉफिट बुक करे और वेट करे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लें और नेक्स्ट मूव का वेट करें कि नेक्स्ट मूव अगर ऊपर की तरफ जाती है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लें, और ये 45 को टच करता है तो तकरीबन इस शेयर में से निकलने की कोशिश करें। ये शेयर जल्दी नीचे आएगा मेरे ख्याल में। अब देखें वॉल्यूम को, देखें यहाँ पे जब इस शेयर पे 11-12 मिलियन वॉल्यूम पड़ा था तो मोस्टली लोग इस शेयर से निकल गए थे, और फिर जो रहते हुए बंदे थे उन्होंने भी स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर से निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरा एनालिसिस है। अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं। तो करंटली देयर इज नो डाइवर्जेंस। मेरे ख्याल में ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसी कोई खास डाइवर्जेंस नहीं है कि बंदा कहे कि ये डाउन ट्रेंड जो यहाँ से अप ट्रेंड गया ऊपर की तरफ वो ब्रेक हो जाएगा। अप ट्रेंड आप देख लेना, यहाँ से जो अप ट्रेंड एक पड़ा था इस शेयर को, सॉरी मैं यहाँ पे ड्रा ही कर देता हूँ आपके लिए आसानी होगी। तो ये जो यहाँ पे एक अप ट्रेंड पड़ा था वो इस शेयर को यहाँ तक लेके गया। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अभी करंटली इस पे बाइंग करें, या तो बाइंग इस लेवल पे बनती थी या तो बाइंग इस लेवल पे बनती थी। अभी वेट करें। इन्वेस्टर्स को भी मैं यही कह रहा हूँ कि शेयर्स का वेट करें। शेयर अगर 110 पे आता है तो इस पे बाइंग बनती है और अच्छी बाइंग बनती है, और शेयर जरूर नीचे आता रहता है। 110 पे ना सही 115 पे 120 पे बाइंग जरूर बनती है। मैंने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रा कर दी हैं। तो जो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट है मेरे ख्याल में 120 की है, अच्छी सपोर्ट है। 120 के बाद 121-22 की भी है, और अगर लोएस्ट सपोर्ट देखी जाए तगड़ी सपोर्ट वो 112 पे बन रही है, 112-15 पे। तो नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीपीएलपी। टीपीएलपी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं अभी ये शेयर थोड़ा नीचे आया है तो मैं आज दोबारा इसके ऊपर जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर ही लेता हूं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लिया करें, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाया करता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसके बारे में क्या एनालिसिस किया था और अब क्या होने वाला है। टीपीएल के बारे में एक बात याद ज़रूर रखें, टीपीएल ऐसा शेयर है जिसके ऊपर वॉल्यूम हमेशा पड़ता रहता है। जब वॉल्यूम इस पर ज़्यादा पड़ेगा तो ये शेयर ऊपर नीचे जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। जो शार्ट वाले बंदे हैं जिन्होंने एक दिन में बाय करना है और शाम को सेल कर देना है उनके लिए भी अच्छा शेयर है। जिन्होंने एक दिन बाद सेल करना है, 2 दिन बाद सेल करना है, 3 दिन बाद सेल करना है, उनके लिए भी अच्छा शेयर है। इसने 25 पैसे लूज किए हैं, और अगर एक मंथ का इसका हाई और लो देखा जाए तो एक मंथ में ये शेयर 14.28 पे गया था, और अगर लोअर देखा जाए तो 13.22 पे गया था। अब जरा 6 मंथ में देख लें। 6 मंथ में इस शेयर ने 11 पॉइंट और 44 का हमें लो दिया है। तो मेरे ख्याल में इस शेयर को 12 का टच करना बनता है। जब ये 12 को टच करता है तो आप इसमें पोजीशन बनाइए। इवन 13 से नीचे आता है तो भी आप पोजीशन बना सकते हैं। 52 वीक की रेंज देखी जाए तो 11.50 से लेकर 22.71 तक है। तो मेरे ख्याल में करंटली इस शेयर में आप अभी भी घुस सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क है इस शेयर में कम है और रिवार्ड ज्यादा है। आगे चलते हैं, जरा टेक्निकल एनालिसिस में शेयर को देखते हैं। तो टीपीएलपी अगर देखें यहाँ पे जो लेवल बन रहा था इस शेयर का 11 साढ़े 11 पे, इस शेयर यहाँ पे इसने टच किया था, या तो यहाँ पे बाइंग बनती थी इस शेयर पे आपकी। अगर आपने यहाँ पे बाइंग नहीं की तो अभी अगर आप जरा सा वेट कर लें, इस शेयर को 13 से नीचे आने दें। 13 से नीचे आने दें, 12.80 या 13 से नीचे जो ही आता जाएगा आप बाइंग जरूर बनाइएगा। अच्छा शेयर है, चलने वाला शेयर है। चलो पहले जरा डाइवर्जेंस की भी बात कर लेते हैं। तो मुझे तो करंटली इस शेयर में कोई ऐसी खासी डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही। ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ जा सकता है मेरे ख्याल में। अब ये करंटली 13 पॉइंट, और मेरे ख्याल में इसने क्लोजिंग जो दिया 13.46 की दी है, सॉरी 13.40 के राउंड अबाउट इसने दी है। यहाँ पे देख लेते हैं 13.38 की इसने क्लोजिंग दी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जरा सा वेट करें। ये शेयर अब थोड़ा सा साइड वे भी चल सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड थोड़ा सा देगा। जैसे 13 पे आए, 13 से नीचे आए, आप बाइंग कर लें। इस शेयर पे वॉल्यूम हमेशा अच्छा पड़ता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 13 से नीचे आए, 13 से 12 के दरमियान आप बाइंग लेवल बनाइए। अगर आप बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल बनाना चाहते हैं सपोर्ट पे, तो वो मैं कहूंगा 12.82, यहाँ पे 12.50 और 12.80, यहाँ से आप अपना बाइंग लेवल बनाएं। और जैसे उससे भी नीचे आता है तो आप एवरेजिंग कर लें, और ये शेयर फिर उसके बाद अप ट्रेंड लेगा। अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ले सकता है, लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपने वेट करना है, एक अच्छी कीमत पे बाय करना है, अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वेट करें। शेयर को जरा यहाँ पे 12 के लेवल तक
12.50 और 12 के लेवल को टच करने दें। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डेली इसे अच्छा पड़ रहा है। पिछले महीना डेढ़ की बात की जाए तो वॉल्यूम हमेशा की तरह इसे अच्छा ही पड़ रहा है। जैसे शेयर नीचे गिरता है लोग बाइंग कर लेते हैं, तो जैसे शेयर ऊपर जाता है लोग सेलिंग भी कर देते हैं। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई का मैं एक जरा आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके तमाम फैक्टर आपके जेन में रखूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको बाइंग करनी है कि नहीं। ये देखें, ये शेयर यहां से एक लेवल बनाता जा रहा है नीचे की तरफ। यहां से इसकी जो आरएसआई थी वो 70 से नीचे आई है 65 से, और 65 से नीचे आई है 55 से। अब इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो मेरे ख्याल में 50 का होगा। तो जो ही 50 पे आता है शेयर की प्राइस डाउन जाएगी, और देन 45 और देन 40 और देन थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप बाइंग करते जाइए। तो जो ही ये 40 पे आए आप कैलकुलेशन करिए। तो करंटली ये जो जिग जैग मूड में आपको बता रहा था, ये देखें नीचे गया दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे गया, लेकिन ये जो ओवरऑल इसका ट्रेंड बन रहा है वो देखें नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो करंटली ये शेयर मजीद नीचे आएगा, जब यहां तक पहुंच जाए तो फिर आप ओवरऑल इसका ये जो ट्रेंड है इसे फॉलो कीजिएगा, फिर ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन करंटली मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इंतजार करें और इसे 13 के नीचे आने दें। स्टोकेस्टिक की बात की जाए तो स्टोकेस्टिक जो इसका था जो शो कर रहा है, इसकी जो स्मूथ लाइन है वो 86 पे थी, 86 87 को जाके 90 को क्रॉस करके ये दोबारा नीचे की तरफ आई है, और अभी करंटली 28 पे है। तो थोड़ा नीचे आने दें इस लाइन को, थोड़ा नीचे आएगी तो आप बाइंग कर लीजिए। और जो भी जो ट्रेड मैं आपको बताता हूं उस ट्रेड को लेने में, उस लेवल तक आने में हफ्ते भी लग जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई छोटी मार्केट नहीं है। या तो आप सिर्फ लाहौर की स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, सिर्फ कराची की स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। तो मार्केट ना ही आसानी से गिरती है ना ही आसानी से ऊपर चढ़ती है। अगले शेयर की बात करते हैं जरा, तो डाइवर्जेंस इस शेयर में भी नहीं है। तो नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफर्ट, एंग्रो कॉर्पोरेशन का शेयर है। बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। इस शेयर को अभी अगर कोई बाय करना चाहता है तो मैं जरूर कहूंगा बाय करें, लेकिन एक बार जरूर जेन में रखें कि एंग्रो वालों की आजकल थोड़ी मैनेजमेंट का इशू चल रहा है पीछे आप दोस्त के वाकये की वजह से, इस वजह से इनके शेयर अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बुरे वक्त में मैं तो कहता हूं एंग्रो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इनके शेयर बाय करें, होल्ड रखें, और देन जब ऊपर जाए आप सेल कर दें। इसका देखें जुमे वाले दिन का देखें, ये शेयर 82 से गिरा है 81.56 पे। तो इसने तकरीबन 53 पैसे जो हैं वो इसने लॉस किए हैं। और अगर इसकी वीकली रेंज देखी जाए 74 से लेकर 98 तक, तो अभी करंटली इस शेयर में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा, अच्छा शेयर है, एवरेज रिस्क है इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट है। आप अगर अभी भी इस शेयर के अंदर घुसना चाहें तो घुस सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अभी करंटली साइडवेज चल रहा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस शेयर को 80 पे बाइंग करें। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। करंटली अगर सबसे पहले वॉल्यूम देख लें तो रेगुलर बेस पे इस शेयर को 2 मिलियन 2.5 मिलियन 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है। रोज वॉल्यूम इसे 1.5 मिलियन 2-3 मिलियन का जो वॉल्यूम पड़ रहा है, अच्छी निशानी है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। 3 लगातार जो इसे कैंडल पड़ी है डाउन वाली, ये मैं चीज आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो 3 कैंडल पड़ी है डाउन वाली, ये हमें क्या सजेस्ट कर रही हैं। ये जो 3 डाउन की कैंडल लगातार पड़ती हैं, ये हमें सजेस्ट करती हैं कि मार्केट या शेयर है जो वो हमेशा अब नीचे की तरफ जाएगा। तो अब शेयर का जो ट्रेंड है मेरे ख्याल में मजीद नीचे की तरफ जाएगा और 80 के लेवल को टच करेगा। तो जो ही 80 के लेवल को टच करता है आप बाइंग का लेवल बना सकते हैं। 80 इसकी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है, 80 के लेवल पे सपोर्ट है। 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे ख्याल में ये 80 के लेवल को टच करेगा। 80 पे क्लोजिंग ना दे बेशक, लेकिन 80 को टच जरूर करेगा। बुलिंजर की बात की जाए तो बुलिंजर को देखें, बुलिंजर सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप करंटली यहाँ पे बाइंग करें। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप करंटली बाइंग करें, जरा सा वेट कर लें। अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं तो जरूर बाइंग करें। तो ऐसी इस शेयर के अंदर कोई
खास बात नहीं है कि जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये शेयर करंटली एक चल रहा है अपसाइड, सॉरी साइड वे चल रहा है। जो साइड वे होता है ना, ये हमेशा खतरनाक होता है, इसमें आप फंसे रहते हैं, आपके पैसे इस शेयर में फंसे रहते हैं। तो मैं जरा इसे एडजस्ट कर रहा था, तो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो सपोर्ट जो बन रही है मैंने आपको बताया 80 की, उसके बाद 78 तक 79 तक इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये शेयर मैक्सिमम मेरे ख्याल में से 85 86 को टच कर सकता है। अगर मजीद बात की जाए कितना जा सकता है तो 91 90 को टच कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आना है शेयर में, तो मैं कहता हूं कि आप 79 78 और 80 का वेट करें। जो 80 पे आए बाइंग कर लें, 79 पे जाए मजीद बाइंग करें, 78 पे जाए आप बाइंग करते जाएं, आपकी एवरेजिंग होती जाएगी। अच्छा शेयर है, आपको 80 प्लस के ऊपर जब भी जाएगा आपको गेन देगा। वॉल्यूम अच्छा है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई का ट्रेंड जो है मुझे डाउन ट्रेंड शो दिखाई दे रहा है कि आरएसआई ने मजीद डाउन ट्रेंड जाना है। स्टोकेस्टिक की बात कर लें तो स्टोकेस्टिक की जो रेड लाइन है उसे देखें, वो करंटली हमारे पास 40 पे है, तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमारे पास। यहाँ पे जब इस शेयर ने दोनों स्मूथ लाइन ने और दूसरी जो लाइन थी फास्ट लाइन ने आपस में जब क्रॉस किया है, क्रॉसिंग हुई है, तो अब सजेस्ट हो रहा है कि ये शेयर नीचे की तरफ आएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 80 का लेवल को आप जेन में रखें। 80 से लेवल से जितना नीचे जाए आप एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दें, तो जितनी आप अच्छी एवरेजिंग करते जाएंगे आपका शेयर अच्छा होगा। तो 80 पे आए तो ज्यादा वॉल्यूम आप बाय ना करें, आप 1000 कर लें, 500 कर लें, 2000 कर लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आपके पास पैसे हैं। तो आपकी मनी पे जरूर डिपेंड करता है। तो माजर जी जरा अजान हो रही है, तो अजान का जरा वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं स्टॉकिस्टिक की बात कर रहा था। तो स्टॉकिस्टिक डाउन ट्रेंड शो कर रही है, तो जरा वेट करें। शेयर जैसे ही 80 पे आता है बाइंग कर लें। अच्छा शेयर है, आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। बेशक 70 पे चला जाए, आपकी अगर बाइंग 80 पे आई, ये शेयर 70 पे भी चला जाए तब भी कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा शेयर है, 90 तक आराम से जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और डिविडेंड के लिहाज से भी बहुत अच्छा शेयर है। अभी करंटली जो इन्होंने डिविडेंड दिया था वो मेरे ख्याल में इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो मेरे ख्याल में अच्छा डिविडेंड है। डिविडेंड देने वाला भी शेयर है आपके पास। आप जब भी जाएं, डिविडेंड जो इन्होंने दिया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिविडेंड इन्होंने दिया था वो 3 रुपए का मेरे ख्याल में दिया था, तो अच्छा डिविडेंड है। 2.5 रुपए का था या 3 रुपए का था, अब मेरे जेहन में कंफर्म नहीं है, लेकिन 2.5 रुपए भी अच्छा शेयर है, अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ऐसा शेयर आपको अगर लास्ट में भी जा रहा हो तो आप होल्ड कर लें, 2 माह 3 माह के लिए आपको शेयर प्रॉफिट जरूर देगा। तो नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी एनपीएल, निषाद पावर लिमिटेड। आपको इस शेयर के बारे में एक बेसिक चीज बताता चलूं। ये जो शेयर है ये निषाद वालों का है, और निषाद के बारे में आपको ये चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि निषाद ग्रुप के जो भी हैं उनका ऑनर कौन है। आप ऑनर को जरूर ज़हन में रखें, मियां मंशा साहब, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं मेरे ख्याल में। अगर सबसे बड़े नहीं तो पाकिस्तान के जो 3 4 टॉप के बिजनेसमैन हैं उनमें उनका नाम आता है। तो उनकी कभी कंपनी मेरे ख्याल में तो कोई टेक्निकली ना ही वीक हो सकती है और ना ही वो कंपनी लॉस में जा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है, वो बिजनेसमैन है, उन्हें ज्यादा आइडिया कि बिजनेस को कैसे रन करना है। और उनकी कोई एक कंपनी नहीं है वो जिन्हें रन कर रहे हैं, उनके पास 7 8 कंपनियां वो रन कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा शेयर है ये भी। बात की जाए शेयर की तो इसने 13 पैसे लूज किए हैं। जरा एक मंथ की इसकी पहले रेंज देख लेते हैं, उसके बाद जरा 6 मंथ की भी देख लेंगे। एक मंथ में जो इसका लो था वो 17 रुपए का था, तो अब तक ये 5 रुपए मेरे ख्याल में गेन दे चुका है। और 6 मंथ का अगर इसका लोएस्ट देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में 16 रुपए का था, और 16 रुपए से जो इसने हाईएस्ट हमें दिया हुआ है वो हमारे पास 22 रुपए का दिया हुआ है। तो 16 से 22 7 रुपए का गेन ये आपको शेयर दे चुका है। तो करंटली अगर इस शेयर की 1 साल की रेंज देखी जाए, 52 वीक्स की रेंज, वो बन रही है 16 से लेकर 28 तक। करंटली ये शेयर बिल्कुल मिड में है। इस शेयर में अभी करंटली बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शेयर को बाइंग करें। अब आपने डिसाइड करना है आप बाइंग करते हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल भी इस लेवल पे बाइंग का नहीं कहूंगा। देखें, जब 6 मंथ में ये शेयर 16 रुपए पे गया था, 17 रुपए पे गया था, आप 16 नहीं 17 पे बाइंग कर लेते तो अब आपको अच्छा भला 5 6 रुपए का प्रॉफिट आ जाना चाहिए था। अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर न्यूज आ जाती है इनके बारे में, ये शेयर 23 पे चला जाए, 24 पे चला जाए, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं किसी को किसी शेयर की गारंटी नहीं देता। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बताता हूं कि मैं अगर इस लेवल पे मुझे मिले, मैं इस लेवल पे बाइंग करना पसंद करूंगा। आगे आपकी मर्जी, आप किस लेवल पे बाइंग करना पसंद करते हैं। चलिए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो देखा जाए इस शेयर की बुलिंजर बैंड को अगर देखा जाए तो करंटली जो बुलिंजर बैंड है इस शेयर का
वो हमें 21.3 पे है, जो इसकी मिड लाइन है, मिडल बैंड है। और शेयर की जो प्राइस है वो अभी तक 22 पॉइंट और समथिंग पे है, 22.01 पे है, 05 पे है। तो करंटली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, या तो यहाँ पे लेवल बनता था बाइंग का, आप यहाँ पे बाइंग कर लेते तो अच्छी बात थी। यहाँ पे बाइंग करते आप 16-17 पे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता था। एक 1.5 महीने पहले की बात है, जून की बात है। लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं की तो अब जरा वेट करें। वॉल्यूम देखें तो जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर गई थी शेयर की, लोग यहाँ से ऑलमोस्ट निकलना स्टार्ट हो गए थे। आप इस वॉल्यूम को देख के आप गेस लगा सकते हैं। तो ये शेयर कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से शेयर को नजदीक आना है, शेयर को 17 तक आना है। जैसे ये शेयर मेरे ख्याल में 18 तक आता गया, 19 तक आता गया, मैं एवरेजिंग स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। ये मेरा मानना है। 18 पे आएगा मैं बाय करूंगा, 19 पे आएगा बाय करूंगा, 17 पे आएगा, 16 पे आएगा, 17 तक तो फिर बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक और चीज मैं आपके बात ज़हन में आपके एक चीज ऐड कर दूं, वेट फॉर द गुड न्यूज। पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर के बारे में आगे बहुत न्यूज चल रही हैं। तो ये शेयर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो न्यूज की बेस पे जाएगा, टेक्निकल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। डाइवर्जेंस की बात की जाए तो करंटली इस शेयर में अभी तक कोई डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दी, ऐसी खासी डाइवर्जेंस कि या तो शेयर बहुत ही नीचे आ जाए या तो शेयर बहुत ही ऊपर चले जाए। तो मेरे ख्याल में करंटली कोई ऐसी खासी डाइवर्जेंस नहीं है। तो डाउन ट्रेंड जो शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड अभी करंटली कंटिन्यू रहेगा। लेकिन न्यूज पे नजर रखिए, न्यूज अच्छी आती है तो शेयर ऊपर जा सकता है, 1-2 रुपए और दे सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसकी जो है 74 पे है, और आरएसआई इसकी जो है वो 82 को टच कर चुकी है और अब नीचे की तरफ आ रही है। तो मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आरएसआई को अभी आप 27, 30, 20 को टच करने दें। 40 से नीचे आएगी, 30 तक आएगी, आप एवरेजिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, जब इसकी आरएसआई यहाँ पे 35 पे थी, यहाँ पे थी हमारे पास आरएसआई इसकी 25 पे थी, उसके बाद इसने गेन लेना स्टार्ट किया। इसे आप ऐसे करें, यहाँ से आप यहाँ तक गेन कर लें। तो यहाँ से इसने गेन लेना स्टार्ट किया, तो अब ये ऊपर की तरफ गया है, इसकी आरएसआई ऊपर की तरफ गई है और इसने अच्छा खासा गेन लिया। स्टोकेस्टिक की बात करें तो स्टोकेस्टिक हमारे पास ऊपर टॉप को 95 को टच कर चुकी है। अब अगर वो 80 पे आना चाह रही है, 70 पे आना चाह रही है, तो उसे नीचे आने दें। मैं करंटली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शेयर में घुसें और बाइंग करें। आगे आप पे डिपेंड करता है, मुझे किसी का नहीं पता कि किस बंदे ने कितनी बाइंग की हुई है, उसका क्या लेवल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप करंटली वेट करें। आगे आप पे है, आपकी चॉइस पे है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ जरूर रिस्क ले सकते हैं गुड न्यूज के चक्कर में। लेकिन मैं तो गुड न्यूज के चक्कर में नहीं कहूंगा, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो वो अगर 50,000 लाख एक शेयर में लगा भी दें, शेयर 1 रुपया डाउन हो जाए तो उन्हें तो मेरे ख्याल में 20-30 हजार का नुकसान हो जाएगा कट्टे बैठे बैठे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि करंटली आप इस शेयर को बाइंग करें, जरा वेट कर लें। सबर का फल हमेशा से मीठा होता है। अगर आप 17 पे बाई नहीं करना चाहते, 19 का वेट कर लें। 19 पे तो अब बाइंग बनती है, 19 पे जरूर इस शेयर की बाइंग बनती है। यहाँ पे 19 पे बाइंग बनेगी तकरीबन यहीं पे। तो 19 पे जो ही आता है 19 पे बाइंग कर लें, 18 पे कर लें, 17 तक इस एवरेजिंग करते जाए। तो 20 से नीचे आए तब शेयर को बाय करने का सोचिएगा। अभी शेयर में ना घुसिए। ये शेयर महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। मेरे ख्याल में महीने तक, 2 हफ्तों 3 हफ्तों तक ये शेयर नीचे आएगा। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अगला शेयर है हमारे पास SNGP, सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। तो जरा पहले इधर चलते हैं और SNGP को जरा यहाँ से टेक्निकली फंडामेंटली देख लेते हैं, और जरा इसकी वैल्यू वगैरह देख लेते हैं कि साल की इसकी रेंज क्या है। मैं साल की रेंज को और मंथ की रेंज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो बेसिकली एक मूविंग एवरेज का काम करती है। मंथली रेंज को देखा जाए तो इसकी जो मंथली रेंज है वो लोअर जो प्राइस थी इसकी 42 पे थी, और मैक्सिमम ये जो किस प्राइस पे गया 47 जो करंटली है। तो लोग अब जो डे ट्रेडर हैं वो तो चाहेंगे कि शेयर ने 60 पैसे लगा दिए ऊपर, हम कल फिर बाइंग कर लें, कल ऐसे ना हो शेयर नीचे आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। डे ट्रेडर की स्ट्रेटजी को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी को मैं तो नहीं कहता कि आप स्कैल्पिंग में जाएं। मैं तो इन्वेस्टर एज अ डे ट्रेडर 2-3 माह के लिए आप करते हैं तो अच्छी बात है। अगर 6 मंथ की देखी जाए तो 39 पे गया था, और मैक्सिमम ये 47-48 पे गया हुआ है। और अगर इसकी 52 वीक की रेंज देखी जाए तो वो है 30 से 49। तो इसके अंदर मुकम्मल रिस्क है। शेयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट 2 रुपए का है, और तकरीबन 18-20 रुपए का आपको सिर्फ इस शेयर में रिस्क आ रहा है, 17-18 रुपए का। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शेयर में बाइंग करें। चलिए टेक्निकली देख लेते हैं। तो टेक्निकली देखें इस शेयर को, तो मुझे तो जरा सी डाइवर्जेंस शेयर में नजर आई है, तो वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जरा बाइंग लेवल देख लेते हैं। अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो 40 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी 1:1 की हो जाएगी, आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। शेयर में बहुत ज्यादा रिस्क है करंटली।
न्यूज पे शेयर चल रहा है और स्मॉल डाइवर्जेंस भी है शेयर में। डाइवर्जेंस की बात मैं एंड पे करूंगा, ठीक है। अप ट्रेंड था बेसिकली इसका, तो डाइवर्जेंस की जब मैं बात करूंगा तो कैसे डाइवर्जेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1.5 माह से बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, 4-5 मिलियन, 6 मिलियन, 8-9-10 मिलियन, 4 मिलियन भी काफी अच्छा वॉल्यूम होता है एक 40-45-48 रुपए के शेयर में। तो जरा आरएसआई को देखें, आरएसआई जो करंटली मूव कर रही है, आरएसआई करंटली 65 पे है। आरएसआई नीचे की तरफ आएगी लेकिन मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकती है। ये शेयर मजीद 50 की तरफ जा सकता है, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। स्टोकेस्टिक की लाइन को देखा जाए तो ट्रेंड को देखा जाए तो वो थोड़ा सा टॉप ट्रेंड शो कर रहा है, थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। तो 50 अगर जाता भी है तो मेरे ख्याल में रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो मैं तो इस शेयर में ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। तो मैं बात कर रहा था अभी डाइवर्जेंस की, तो जरा डाइवर्जेंस को भी देख ही लेते हैं। डाइवर्जेंस क्योंकि एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, आप उसे देख लें। तो ये जो मैंने यहाँ पे अब लाइन ड्रा की हुई है, आप इस लाइन को अगर गौर से देखें ना तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। मैंने इन 3 कैंडल के ऊपर एक लाइन ड्रा की हुई है, लेकिन ये जो है ना आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। इससे मैं जरा इसे चेंज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर लिया है, अब मैं जरा इसे चेंज कर लेता हूँ। अब देखें तो बेसिकली ये जो है, देखें इसे मैं जरा एग्जैक्टली इसके ऊपर ले आता हूँ। सॉरी जी, मुझसे जरा मिस्टेक हो गई है। तो ये देखें यहाँ पे आपको इंक्रीज शो कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं, जबकि अब आरएसआई की बात करते हैं। अब आरएसआई को जरा देख लेते हैं, तो आरएसआई हमें पास क्या सजेस्ट कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई को देखें, आरएसआई को जरा गौर से देखें तो यहां से एक हमारे पास डाउन ट्रेंड शो कर रहा है आरएसआई। सॉरी जी, माजरत, मेरे पास क्लोज हो गया है। तो मेरे ख्याल में मैं अब जरा ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब जो उसका नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आएगा और 40 के लेवल पर आएगा। तो जो ही 40 के लेवल पर आएगा आप 40 के लेवल पर बाइंग कर लें। तो 40 के लेवल का वेट करें, अभी करंटली उसके अंदर एंट्री ना लें। तो मैं असल में मसला यह है कि मेरे पास माउस नहीं है, तो मुझे लैपटॉप का जो माउस है उसी को यूज करना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एनपीएल। सॉरी, मेरे ख्याल में एनपीएल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बैंक अल-फलाह लिमिटेड, बैंक अल-फलाह लिमिटेड को जरा यहाँ से जाके पहले स्टडी कर लेते हैं। और बैंक अल-फलाह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और बैंक अल-फलाह की जो करंट हमारे पास प्राइस है वो देख लेते हैं। करंट प्राइस है वो 41.73 पे है, और अपनी आज की हाईएस्ट लेवल जो इसका बन रहा है उसकी हाईएस्ट लेवल पे है 40, मैक्सिमम ये 42 को टच कर चुका है, और मिनिमम ये कहां तक आ सकता है जी, मिनिमम 27 तक आ सकता है। तो मैंने जब इसे 1 माह 1.5 माह पहले देखा था ये 27 पे था, और अब ये 41 पे है। तो बाइंग लेवल बिल्कुल भी नहीं बनता, वेट करें। 6 मंथ का भी आप इसका देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये शेयर मिनिमम किस शेयर वैल्यू पे रहा है। तो मेरे ख्याल में 28, 27, 29, इससे ज्यादा बाइंग इसकी नहीं बनती। 30 पे कर लें, 35 पे कर लें, लेकिन 42 करंटली इसके ऊपर ट्रेड लेना बिल्कुल फजूल है। चलिए जरा शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली अगर देखा जाए बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है, और इसकी जरा बुलिंजर बैंड को देखें वो 37 पे है, मिड बैंड को। तो देयर इज नो बाइंग लेवल, करंटली बाइंग नहीं बन रही इसकी। इसकी अगर मजीद 1-1.5 रुपए ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए वो 35 पे है, और 35 के बाद देन 33। मजीद अगर नीचे आएगा तो इसकी सपोर्ट 28-29 पे बनेगी। इस शेयर में मोर रिस्क है, लेस प्रॉफिट है, और नो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इसमें करंटली कोई भी नहीं है, आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं। तो करंटली ये शेयर थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ इसे आने दें। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम जितना लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना था उन्होंने कर लिया, जैसे ऊपर गया लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया इस शेयर से। और मेन जो वजह थी ना शेयर के ऊपर जाने की, आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, इस वजह से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बैंक्स पे ज्यादा। अगर इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ जाता है, 2 माह का बोला है जी इन्होंने, 2 माह के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंकिंग सेक्टर हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन करंटली इस शेयर में आप ट्रेड न लें, वेट करें इसका। कम से कम 35 तक तो आने दें, फिर उसके बाद सोचेंगे। फिर उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 हो जाएगी, फिर उसके बाद बंदा एवरेजिंग का भी सोच सकता है। आरएसआई को देखें, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन अभी तक ओवर बहुत है, 77 पे। आरएसआई को नीचे आने चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि शेयर बहुत ऊपर जा चुका है। अब इसे नीचे आने में काफी टाइम लग सकता है, इसलिए मैं तो प्रेफर करूंगा कि जरा वेट करें। स्टोकिस्टिक की बात की जाए तो स्टोकिस्टिक की अभी जो लाइन है वो भी ओवर बात है, 87 पे, अभी उसे नीचे आने में टाइम लगेगा।
तो मे बी 1 मंथ लग सकता है, 1.5 मंथ लग सकता है शेयर को नीचे आने में। एज अ ट्रेडर अगर आप काम कर रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज, कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह जेन में रखा करें। ये मेरा इस लेवल पे मैंने बाय करना है, इस लेवल पे सेल करना है। तो करंटली मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस लेवल पे करंटली इसके ऊपर बाइंग बनती है, और जरा वेट करें और बाइंग ना करें करंटली। तो अगले शेयर की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं जरा नेक्स्ट शेयर पे, उसको जरा टेक्निकली देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर मेरे पास एक भाई ने कहा था कि मिजान बैंक लिमिटेड को जरा देखें। तो जरा पहले तो इसकी प्राइसेस वगैरह को जरा देख लेते हैं, जरा फंडामेंटली देख लेते हैं। और ये मैं जरा ओपन कर लेता हूँ इधर। तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी काफी चढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है, गेन दे चुका है आपको। करंटली 129 पे है। और अभी जुमे वाले दिन जो लास्ट दिन इसका लास्ट सेशन था, लास्ट दिन को जुमे वाले दिन, उस दिन भी इसने 1.5 रुपया ऊपर दिया। अगर इसकी 52 वीक्स की रेंज देखी जाए, वो 82 से लेकर 138 तक है। तो मैक्सिमम ये जा सकता है 138 तक, और जो मिनिमम इसकी रेंज है 82 तक। तो 1 डेढ़ माह पहले मेरे सामने ये शेयर था, और उस वक्त 82 पे गया था। उस वक्त मैंने भी कुछ बाइंग की थी, लेकिन लिमिटेड बाइंग की थी। ये यहाँ पे आप देखें, ये बिल्कुल 1.5 महीना पहले की बात है। अगर 1 महीना पहले की बात करें तो 98 पे था। ये जरा 6 मंथ में जाके आप देख लें, ये शेयर 83 82 पे वाकई गया था। तो वहां पे जिस बंदे ने बाइंग कर ली तो बेहतर था। अब अगर 129 पे आप बाइंग करना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत कम है। रिस्क देखें 82 से 90 तक, तकरीबन 50 रुपए का रिस्क बन रहा है, 50 से 45। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको 8-10 रुपए का प्रॉफिट है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं बन रहा है इस शेयर में। तो अब जरा टेक्निकली से देख लेते हैं। तो टेक्निकली इसका अगर वॉल्यूम देखें ना, कुछ दिनों से 1 डेढ़ माह से वॉल्यूम रेगुलरली बढ़ रहा है। और वॉल्यूम की वजह यह है कि एक तो इसके अंदर जो डे ट्रेडर थे वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड थे। डे ट्रेडर बाइंग करते थे, जब भी अपर लाख लगने के चांसेस होते थे बाइंग कर लेते थे, और अगले दिन सेल कर लेते थे। और लगातार ये देखें, आपको ग्रीन कैंडल ही नजर आ रही है आखिरी जो इसके 15-20 सेशन है। तो शेयर मेरे ख्याल में काफी गेन दे चुका है। 82 83 से आप 90 से कर लें, 90 से अगर ये शेयर 130 तक गया है तो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी शेयर को दोबारा आने दें 100 तक। अगर 97 98 पे आता है तो फिर बाइंग का लेवल बनता है 97 पे। करंटली अभी इसका लेवल नहीं बनता बाइंग पे, अभी ये ओवर बहुत हो चुका है। अभी ओवर सोल्ड होने में टाइम लगेगा। रिवार्ड टू रिस्क रेशियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत कम है। और अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो करंटली मुझे तो इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही। अभी जो डाउन ट्रेंड ये बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड कुछ कंटिन्यू रहेगा। अगर थोड़ा, अगर 2-2.5 रुपए ऊपर चले भी जाता है तो कोई बात नहीं, इस शेयर ने नीचे आना है। बल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2-2.5 रुपए के लिए भी यहाँ पे ट्रेड ली जाए, क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई अब डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। आरएसआई करंटली 78 79 पे है, और आरएसआई ने अभी टच करना है, आना है नीचे 50 को क्लास करेगा, उसके बाद 40, देन जो मेरा टारगेट है वो 30 की तरफ आएगा। तो 30 पे आएगा तो फिर देखेंगे बाइंग बनती है कि नहीं। और स्टोकिस्टिक की अगर स्मूथ लाइन को देखें, रेड वाली लाइन को, तो वो भी देखें अभी नीचे की तरफ ही कह रही है कि ट्रेंड अभी नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो अब अप की तरफ अप ट्रेंड तो कोई देखने को नहीं मिलेगा, अब डाउन ट्रेंड ही लगेगा, जैसे मेरा मानना है। आगे आप देख लें, अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कम से कम इतना रिस्क लेना, ना ही मैं किसी भी छोटे इन्वेस्टर को, छोटे ट्रेडर को सजेस्ट करूंगा, ना ही मैं खुद ऐसा करूंगा। तो अब जरा देख लेते हैं अगला शेयर भी। अगला शेयर है हमारे पास है टीआरजी, द रिसोर्स ग्रुप। टीआरजी अच्छी कंपनी है, डे ट्रेडर इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। और करंटली अगर इसमें वॉल्यूम देखा जाए तो रेगुलरली जो इस पे वॉल्यूम है बहुत अच्छा पड़ रहा है, और डेली की बेस पे इसके ऊपर वॉल्यूम पड़ रहा है। अगर वॉल्यूम अगर देखें पिछले दिनों में तो तकरीबन 8 7 6 5 4 3 2 1 मिलियन रोज ही इतना वॉल्यूम पड़ जाता है। उसे डेली वॉल्यूम 1.5-2 मिलियन से ज्यादा का पड़ रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। और अगर बात की जाए इसकी बोलिंजर बैंड की, तो इसकी जो मिड लाइन है, मिड लाइन से नीचे कैंडल आ गई है। तो अब मेरे ख्याल में तो बाइंग लेवल अब जनरेट हो रहा है। अगर आप 103 पे बाय करना चाहते हैं, आप बाइंग कर लें। हाफ हाफ रिस्क है, रिस्क और रिस्क भी दोनों तरफ से हाफ है, ऊपर भी इतना ज्यादा नहीं जा सकता और मजीद नीचे भी इतना नहीं जा सकता। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में तो बेहतर है आप रिस्क इस जगह पे ले सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल यहाँ पे पड़ी है, एक इन्वर्टेड कैंडल पड़ी है जो कि हैमर की तरह है, मे भी थोड़ा और ऊपर नीचे ले जाए शेयर को। पर एक बात आपने जरूर याद रखनी है कि ये डे ट्रेडर का शेयर है, जो ही शेयर 2-2.5 रुपए नीचे आता है डे ट्रेडर बाय कर लेते हैं, और जो ही 106-107 पे जाएगा डे ट्रेडर शेयर को निकाल देंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने बाइंग करने हैं एज इन्वेस्टर के लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप जरा वेट करें। शेयर 100 से नीचे आएगा। शेयर अगर मुझे ये शेयर मिला 95 तक तो मैं इस शेयर में बाइंग करूंगा, 98 तक, 98 से 95 के दरमियान मिला तो मैं बाइंग की तरफ
जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन करंटली 103 पे मैं बाइंग का नहीं सोच रहा, थोड़ा नीचे आने दें। आगे इसकी अगर सपोर्ट देखी जाए तो मुझे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 99 पे दिखाई दे रही है, और उसके बाद 98, और उसके बाद देन 96। तो ये अच्छी सपोर्ट है 96 की, पर 98 पे भी आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। उससे नीचे जितना जाए तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं इस शेयर की। अगर वॉल्यूम, सॉरी मैं आपको बता चुका हूँ, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है हमें सजेस्ट कर रही है, अगर यहाँ पे इसको देखा जाए आरएसआई के लेवल को, तो आरएसआई थोड़ा सा हमारे पास डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि शेयर ने अब थोड़ा नीचे की तरफ आना है। मे बी एक दो दिन ये थोड़ा सा गेन ले जाए, 106 तक चला जाए, उम्मीद है, मे बी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड होगा वो इसका नीचे की तरफ जाएगा। और जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते ले लेता है। नॉर्मल शेयर भी नीचे आने में 2-3 हफ्ते ले लेता है। तो आप वेट करें, अगला हफ्ता देखें, ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। लेकिन एक और बात दोबारा बताता चलूं, ये डे ट्रेडर का शेयर है, डे ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो डे ट्रेडर इसको इतना नीचे गिरने नहीं देते और वो प्रॉफिट टेकिंग करते रहते हैं। स्टोकिस्टिक की रेड लाइन की बात कीजिए, स्मूथ लाइन की, वो 41 पे अभी नीचे की तरफ आ रही है, और जब नीचे आती जाएगी, ये जब 20 को क्रॉस करेगी तो दोनों जो हैं ब्लू लाइन और रेड लाइन क्रॉस कर जाएंगी, देन बाइंग का लेवल भी जनरेट हो जाएगा, और ये जो प्राइस है वो भी मेरे ख्याल में 98 97 तक आ जाएगी। तो करंटली मे बी थोड़ा सा अप ट्रेंड ले फिर डाउन आ जाए, तो बेसिकली जो ट्रेंड शो हो रहा है वो यही शो हो रहा है कि थोड़ी सी नीचे आएगी, जरूर आएगी। बहरहाल एक दिन का जो ट्रेंड होता है वो जिगजैग में होता है, ऊपर जाता है दोबारा नीचे आता है, तो उस लिहाज से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जरा मैंने आपको इसकी प्राइसेस के बारे में नहीं बताया फंडामेंटली, वो भी जरा इसे देख लेते हैं। अच्छा शेयर है, ईपीएस इनकी बेहतर होती है, तो देख लें। अभी करंटली शेयर है 103 पे, और लास्ट डे ने तकरीबन 70 पैसे का डाउन दिया है, और लास्ट दो जो इसके दिन गुजरे हैं दोनों में से डाउन दिए, एक दिन 2-2.5 रुपए का दिया है और अगले दिन 70 पैसे का, तो 3 रुपए तकरीबन हो गए हैं, 3 रुपए ये डाउन कर चुका है। और इसकी अब देख लें, वीकली जो रेंज है 52 वीक की वो है 86 से लेकर 152, तो मिनिमम 152 तक जा सकता है और 86 तक जा सकता है लो, मैक्सिमम 52 है। एक मंथ की इसकी रेंज देखें अगर, तो ये मेरे ख्याल में 98-80 तक गया था, और 6 मंथ की देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। 6 मंथ के देखें तो ये शेयर 87 तक गया था, और अब जो ये मिनिमम जा चुका है 108-110 को टच कर चुका है, तो अच्छा शेयर है। जैसे ही नीचे आए 100 से आप बाइंग लेवल जनरेट कर सकते हैं। जरा नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं। टीआरजी मैंने खुद एडवांस में एक शेयर ऐड किया था आप लोगों के लिए, किसी ने मुझे नहीं कहा था, क्योंकि एज अ डे ट्रेडर का शेयर है, तो मैं तो मोस्टली इसमें सजेस्ट करता हूं कि आप ट्रेडिंग करें, आपको कभी इस शेयर में नुकसान नहीं होगा। हफ्ते के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर दे देगा शेयर, एवरेजिंग कर लिया करें शेयर में, अच्छा शेयर है। इपिक्वल एंग्रो पॉलीमर एंड सॉरी, ये मेरे ख्याल में सॉरी कादरपुर पावर जनरेशन वाला ये शेयर है, एंग्रो पावर जनरेशन कादरपुर लिमिटेड। मैं असल में मैंने समझ लिया कि एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड है। तो इसने जो डाउनफॉल दिया है, कैंडल को देखें, इसने तकरीबन 1.5-2 रुपए का डाउनफॉल दिया। जो डाउनफॉल की वजह ये थी कि इन्होंने अनाउंस किया था डिविडेंड, और डिविडेंड मेरे ख्याल में 1.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, और डिविडेंड जब भी अनाउंस होता है जो भी शेयर हो उसकी प्राइस उसी दिन गिर जाती है। तो अब इसका नेक्स्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट इज बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट इसका टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 22 पे, तो जैसे ही 22.5 पे आए आप इस शेयर को बाइंग करते हैं। अब 3-4 सेशन लेता है, हफ्ता लेता है, इस शेयर ने नीचे की तरफ आना है, लेकिन उम्मीद है कि अब जो सोमवार वाला दिन है ये शेयर थोड़ा और नीचे जाएगा। लेकिन अगर नीचे नहीं भी जाता कोई बात नहीं, इस शेयर ने अब 22 के लेवल को टच करना है। 22 को टच करें, 23 से नीचे आता जाए, 23 और 22 के दरमियान आप बाइक कर लें, और फिर जितना नीचे जाता जाएगा आप 50 रुपए का मार्जिन रख लें और फिर एवरेजिंग स्टार्ट कर दें। उम्मीद है ये शेयर 18 तक भी जा सकता है। मिनिमम इसकी रेंज है मेरे ख्याल में 18 है, मैं आपको इसकी रेंज एंड पे दिखा भी दूंगा। तो जिसकी गुड सपोर्ट है मैंने आपको बता दिया, 22 से 23 के दरमियान है। करंटली अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो इस शेयर के अंदर भी मुझे अभी तक कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही। तो ये जो अचानक शेयर ने डाउन लिया है, डाउनफॉल लिया है इतना ज्यादा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से लिया। इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ था, इसकी ईपीएस अनाउंस हुई थी। ईपीएस ठीक है, नॉर्मल है, इतनी अच्छी तो नहीं थी बट नॉर्मल थी, ठीक है, गुजारे लायक है। तो आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी 40 पे आ गई है। आरएसआई जो ही 30 को टच करेगी इस शेयर की प्राइस 22-23 के दरमियान आ जाएगी, आप उस लेवल पे बाइंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर इसका ट्रेंड देखें तो बेसिकली अगर इसकी स्टॉकिस्टिक का ट्रेंड देखें तो मैं जरा यहाँ पे ट्रेंड ड्रा भी कर देता हूँ, उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा ये किस ट्रेंड में चल रहा है। ये देखें, ये लगातार ये जो एक इसका ट्रेंड बन रहा है ये इसको टच कर रहा है,
हर दफा ये टच करता है अपने इस लेवल को, जीरो के लेवल को, 0 पॉइंट सम कुछ इस लेवल को टच करता है, ये शेयर 3 पॉइंट -3 सम कुछ टच करता है और दोबारा ऊपर की तरफ गेन लेता है। और सेम अभी भी ऐसा होगा, ये शेयर नीचे आएगा, माइनस में जाएगा और फिर दोबारा गेन करेगा। अच्छा शेयर है, बेस्ट शेयर है मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जरा वेट कीजिएगा इस शेयर में, अभी थोड़ा टाइम है। शेयर नीचे आएगा, हफ्ते में नहीं चाहता है, आप जरूर बाइंग कीजिएगा। जरा मैं आपको इसका लेवल भी दिखा दूं। एंग्रो पावर जनरेशन का बेसिकली एक शेयर है। एंग्रो के शेयर वैसे भी मुझे भी अच्छे लगते हैं, ओवरऑल फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, नीचे आ जाए तो सॉरी, इसने 2 रुपए डाउन किया जी। मैं समझ रहा था कि 1.50 मतलब 1.5 रुपए डाउन किया, लेकिन इसने 1.98 तकरीबन 2 रुपए ही कर लें, 2 रुपए का डाउन दिया है। अगर इसकी साल की रेंज देखी जाए 21 से लेकर 29 तक है, तो करंटली आप ट्रेड ले सकते हैं इस शेयर में, लेकिन जो ट्रेंड शो कर रहा है टेक्निकली उसके मुताबिक आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट इसमें अच्छा है, और जबकि रिस्क की बात की जाए, रिस्क इस शेयर के अंदर कम है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाइंग करें, क्योंकि अब ये लोअर लेवल की तरफ जब आ रहा है तो आप इतना रिस्क ज्यादा क्यों ले रहे हैं। आप रिस्क अपना मिनिमम करने की कोशिश करें, रिस्क को अपना मिनिमाइज करें। जैसे आपका रिस्क कम होता जाएगा, आपको ये शेयर अच्छी कीमत में मिल जाएगा। तो आप 1 मंथ की यहाँ से इसकी रेंज देख सकते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया, इसकी मिनिमम रेंज 21 है और 21 से ये गया था तकरीबन 26.5 तक, 26.74 तक। तो अब ये अगर आता है 22 तक आता है तो 22 पे लेवल पे बाइंग कीजिएगा। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, और नेक्स्ट अभी हमारा आज का लास्ट शेयर है, और जो लास्ट शेयर है ये है जी फिलिप मॉरिस के बारे में। फिलिप मॉरिस आपको बताता चलूं कि एक जो कंपनी है ये है बेसिकली टोबैको की कंपनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिलिप मॉरिस, ये नीचे आ गई फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड। तो फिलहाल करंटली बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं इन पे, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा बाइंग करें। लेकिन एक भाई ने कहा था तो मैंने कहा चलें इस पे भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक अगर इसकी 1 मंथ की रेंज देखी जाए तो वो जो मिनिमम लेवल था इसका 410 था, और जो मैक्सिमम लेवल है वो टच कर तक है तकरीबन 440 को टच कर चुका है, 442 को। तो अगर 410 पे आपने बाइंग की थी तो ठीक है, बेहतर था, लेकिन अभी आप करंटली बाइंग ना करें, क्योंकि इस शेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता, 2-3 हज़ार वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता। आप इसकी 6 मंथ की रेंज देख सकते हैं, और आप अब तक की रेंज देख सकते हैं, 1 साल की, 5 साल की आप इसकी रेंज देख सकते हैं। तो मिनिमम ये शेयर की वैल्यू, तो वैसे ये शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन करंटली टैक्सेस की वजह से ये शेयर गिरा हुआ है। ये शेयर मैक्सिमम वैसे 4,000 को भी टच कर चुका है, तो अच्छा शेयर है। वैसे पाकिस्तान की कंपनी नहीं है फिलिप मॉरिस, ये बाहर की कंपनी है, और इसके जो सिगरेट वगैरह है उनमें टनल वगैरह आ जाता है। इसके अच्छे सिगरेट होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। तो चलिए ज़रा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था टैक्सेस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा इन पे बढ़ाए हुए हैं। तो इनके जो पहले जो मेरे ख्याल में सिगरेट वगैरह की जो एक डब्बी थी वो 250 में थी, तो अभी वो उसके ऊपर 100% टैक्स लगाए, सॉरी 50% टैक्स लगाया। तो उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस हो गई है, वो पाकिस्तान में 500 हो गई है। अगर एक डब्बी जो 250 की थी वो 500 की चली गई है, तो लाजमी बात है टैक्स जब इतने बढ़ेंगे तो सेल्स तो कम होंगी सही। तो सेल्स तो उनकी बिल्कुल कम हुई हैं, और जो महंगे सिगरेट थे उनकी जगह पे जो सस्ते सिगरेट हैं वो चलने लग गए हैं। तो मार्केट में सस्ते सिगरेट चल रहे हैं, लोगों के पास, आगे इकानमी हमारी कमजोर है, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, जॉब्स है नहीं, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो लोग ऐसा महंगा शेयर क्यों बाय करेंगे, और लोग इनकी सेल्स को क्यों बाय करेंगे। इतना लोग, सेल इनकी लाजमी बात है कम होनी है, जब सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी इनका कम होगा। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने ये रिटर्न आपके लिए कुछ लिखा हुआ, आप बेशक इसे पढ़ सकते हैं। टैक्सेस इनके हाई हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी इसे बाय ना करें। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर टैक्स कम होंगे, गवर्नमेंट कोई सेटल गवर्नमेंट आएगी हमारी दिसंबर सितंबर में, जैसे हमारी न्यू गवर्नमेंट आएगी, उम्मीद है कि टैक्सेस कम होंगे। तो जो ही टैक्सेस कम होंगे तो आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं। अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और शेयर बहुत ही ऊपर की तरफ जाएगा। 2,000-3,000 का शेयर है, लेकिन करंटली टैक्सेस की वजह से ये शेयर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। और डेली इसमें आप वॉल्यूम देख लें, 2,000, 3,000, 5,000 का जो वॉल्यूम होता है वो कुछ भी नहीं होता शेयर में, और शेयर की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शो कर रही है। तो मेरे ख्याल में इसने 20 रुपए 25 रुपए आपको गेन दे दिया 1 महीने में। अब ये शेयर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, और फिर अगर 30 को टच करता है, ये 35 के लेवल को टच करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ ये गेन देगा। तो करंटली मेरे ख्याल में शेयर को थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद गेन देगा। तो स्टोकेस्टिक की लाइन की बात कीजिए, जो स्मूथ लाइन है वो हमारे पास 68 पे है, तो 70 की तरफ जा रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड है इस शेयर में अभी तक। तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा बिल्कुल भी बाइंग करें।
तो बेसिकली मेरे ख्याल में इस शेयर पे टेक्निकली मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इसकी RSI वर्क करेगी कि नहीं, स्टोकेस्टिक वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि टैक्सेस ही इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वॉल्यूम है नहीं शेयर पे। तो मैं इस शेयर पे इस टेक्निकल को बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर आप आगे ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये जो अपना टेक्निकल एनालिसिस है, मैं इस पे बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रहा कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस इस शेयर पे कुछ हद तक भी दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस ही इतने हैं कि शेयर के बारे में कुछ एनालिसिस नहीं किया जा सकता। जो शेयर 4000 से 500 पे गिरा हुआ है, 450 पे, उस शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक वॉल्यूम अच्छा आना स्टार्ट नहीं होगा इस शेयर पे, हमें शेयर के बारे में कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती। तो ये शेयर थे जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे, तो मैंने तमाम पे टेक्निकल एनालिसिस बता दिया है। फंडामेंटली मैंने शेयर सिर्फ उनकी प्राइसेस देखी है और प्राइसेस की रेंज देखी है। तो अगर आपकी नज़र में कोई भी शेयर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर जरूर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। आपके पास अपना ज़हन है, आप अपना लेवल डिसाइड कीजिएगा, आपने किस सपोर्ट पे बाय करना है और किस रेजिस्टेंस पे आपने सेल करना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।